चलिए, बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम एक गंभीर टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कंज्यूमर अड्डा। वो है एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी। नेशनल एपिलेप्सी डे और इसके इर्द गिर्द बहुत सारी बातें होती हैं। मिर्गी आज भी दिक्कत यह है कि भारत में जिस तौर से देखी जाती है, जिस तरीके से देखी जाती है, खास तौर पे ग्रामीण इलाकों की बात कहें तो अभी भी बहुत सारे लोग अंधविश्वास का शिकार रहते हैं कि ये किसी प्रकार की कोई प्रेत बाधा है, कोई समस्या है। अजीबोगरीब तरीके लोगों के पास होते हैं जब किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाए। और ये भी एक दिक्कत है कि शहरी इलाकों में भी पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस बीमारी को लेके, एपिलेप्सी को लेकर या मिर्गी को लेकर। तो आज के कार्यक्रम में यही कोशिश होगी कि हम इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझें, क्या होती है ये बीमारी, क्या होता है ये रोग, और इसको लेकर हमारे बीच में जागरूकता लाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इसे अगर हम अच्छी तरह समझ जाएंगे, इसके इलाज को समझ जाएंगे, इसकी प्रॉब्लम्स को समझ जाएंगे, तो हम ज़रूर इससे पार पा पाएंगे। तो चलिए एक चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले थोड़ी नज़र डाल लेते हैं कि क्या है ये सब कुछ और क्या कहते हैं कुछ आंकड़े। तो हम अगर देखें कि मिर्गी का दौरा अगर हम बात करें, या जिसे कहते हैं एपिलेप्सी, वो क्या है, तो ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है और जिसे आप एपिलेप्सी कहते हैं। ब्रेन में ज़्यादा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, ठीक है, उसकी वजह से लोगों को मिर्गी के दौरे आते हैं। दौरों से होती है मिर्गी की पहचान, यानी आप कैसे पहचानते हैं, तो लोगों को आप झटके आते हैं, कई बार उनके मुंह से झाग निकलने लगता है, थोड़ी अजीब सी हरकत करते हैं, अकड़ जाता है पूरा शरीर, और ये होते हैं मिर्गी के दौरे। कैसे पहचान होगी इसकी? एमआरआई और ईईजी से ये कंफर्म होता है कि जो ये प्रॉब्लम हो रही है मिर्गी की वजह से, यानी कि ब्रेन का इलेक्ट्रिकल फंक्शन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। दुनिया में करीब 5 करोड़ से ज़्यादा मरीज़ हैं इसके, लेकिन दुख की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि भारत में इसके करीब 1.25 करोड़ से ज़्यादा मरीज़ मौजूद हैं। भारत में ये एक बड़ी समस्या है। तो चलिए और बातचीत करेंगे कि आप इसे कैसे पहचान सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, क्या क्या होता है इसके बारे में नॉलेज ही सबसे बड़ी चीज़ है। कुछ खास मेहमान आज हमने आमंत्रित किए हैं। हमारे साथ हैं इसमें न्यूरोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से ही न्यूरोसर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर शरद चंद्र, और HIIMS हॉस्पिटल के फाउंडर आचार्य मनीष। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर त्रिपाठी, हम आपसे शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा कि मिर्गी या एपिलेप्सी को लेकर भ्रम की स्थिति ज़्यादा है, ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं और आमतौर पे थोड़ा अजीबोगरीब तरीके से रिएक्ट करते हैं। हमने देखा ग्रामीण इलाकों में तो लोग इसे कुछ अलग ही चीज़ समझ लेते हैं। इवन शहरी इलाकों में भी लोग नहीं समझते कि किस तरह की बीमारी है, क्या प्रॉब्लम होती है इसमें। तो हम सबसे पहले तो यही चाहेंगे कि आप दर्शकों को ये बताएं कि आखिर एपिलेप्सी है क्या? जी, एपिलेप्सी जो है या मिर्गी एक ब्रेन की बीमारी है, जिसमें ब्रेन की जो छोटी-छोटी कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, इनमें एक इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो जाता है एक्सप्लेनेशन के तौर पे, और जिसकी वजह से एकाएक होश खो सकते हैं और हाथ पैर में हिलना हो सकता है, या फिर एकटक देख सकते हैं, मुंह में चलना हो सकता है, आंखें और सर का एक तरफ जाना हो सकता है, या फिर एक हाथ और पैर और फेस का हिलना हो सकता है। कुछ ही क्षणों के लिए, 2 या 2 मिनट से कम में वो बंद हो जाती है। तो इसको हम मिर्गी बोलते हैं। और मिर्गी के बहुत सारे प्रकार की मिर्गियां हैं, बड़ी मिर्गी, छोटी मिर्गी। और इसके बारे में जैसे आपने बोला, भ्रांतियां ज्यादा है। तो ये जो है कि ये झाड़ फूक की बीमारी है या भूत प्रेत की बीमारी है, ये गलत धारणा है। और ये गलत धारणा इसलिए बसी हुई है कि सही जो विचार है या सही जो जानकारी है, वो हमारे लोगों के पास नहीं है। जी बिल्कुल। तो चलिए, ये तो साफ है कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक ब्रेन की बीमारी है। क्या कारण है वो डॉक्टर साहब ने हमें बताया। डॉक्टर शरद चंद्र, क्या कोई कैटेगरी है किन्हीं लोगों की जो इसका शिकार होते हैं, या ये एक जन्मजात प्रॉब्लम होती है? कैसे होती है किसी को मिर्गी या एपिलेप्सी? जी देखिए, मिर्गी के कई कारण हो सकते हैं। इसमें 2 चीजें डेफिनेशन लेना बहुत जरूरी है। एक है दौरा, जिसको हम बोलते हैं सीजर। सीजर किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को
लगातार जैसे सीजर हैबिचुअली होते जाता है, तो उसको हम मिर्गी की बीमारी बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकते हैं एट द बर्थ अगर कुछ डिलीवरी के टाइम पे बच्चे के चोट के ऊपर कुछ चोट पहुंचा, ठीक से डिलीवरी नहीं है, तो ये एक कॉमन कारण है। हेड इंजरीज हमारे देश में बहुत कॉमन कारण है। एक न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं, जो एक पैरासाइटिक सिस्ट है, जो अनवॉश्ड वेजिटेबल्स या अनकुक्ड पोर्क में पाया जाता है, मीट में। हाँ, ये एक बहुत कॉमन कारण है हमारे देश में। इसके अलावा कुछ बाय बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जो जेनेटिक नहीं होते हैं, जैसे कि कॉर्टिकल मालफॉर्मेशंस या बहुत सारी चीजें होते हैं जिसके वजह से फिर लगातार दौरे पड़ सकते हैं। तो ये मेन कारण है जिसके वजह से मिर्गी की बीमारी हो सकती है। अभी ये समझना बहुत जरूरी है कि मिर्गी की बीमारी 90% या 80% ऑफ द केसेस में मेडिकली ट्रीटेबल बीमारी है। इसका मतलब है हमारे मार्केट में करीबन 2 डजन से भी ज्यादा दवाइयां हैं, बहुत अच्छी दवाइयां हैं, और 70-80% तक लोग सिर्फ दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। तो ये चीज जानने की बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी किसी को मिर्गी की बीमारी होती है, तो ये ना सोचें कि ये भूत प्रेत की बीमारी है या कोई लूनेसी है या कोई पागलपन की बीमारी है। इसको जैसे टीबी की बीमारी होती है, इसी तरह जाके अगर आप ठीक तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं, ये कंप्लीटली ठीक हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर हम और भी विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे कि ये एक ट्रीटेबल बीमारी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसका इलाज नहीं हो सकता या इसका कोई इलाज नहीं है। नहीं जी, इसका इलाज हो सकता है। लेकिन डॉक्टर त्रिपाठी, आप मिर्गी के जो मरीज होते हैं उनको हम देखते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, दौरे आते हैं और अलग अलग तरह की आपने मिर्गियां बताई, तो क्या वही उसका एक फाइनल आउटकम होता है या मरीज को इंटरनली कुछ और डैमेजेस भी हो रहे होते हैं उस वक्त? देखिए, अगर मिर्गी का इलाज सही से नहीं लिया जाएगा और बार-बार दौरे पड़ेंगे और बहुत सारे दौरे पड़ेंगे, तो उसकी वजह से न्यूरॉन्स में डैमेज होता है, न्यूरोनल लॉस होता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, ब्रेन की फंक्शनिंग जैसे सोचना, समझना, होशियार होना, स्कूल में सब चीज़ों को पकड़ना या फिर हाथ-पैर का चाल-चलन भी इफ़ेक्ट हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मिर्गी के दौरे की सही इलाज लें। जैसे कि डॉक्टर चंद्रा ने बताया, 70% मिर्गी दवाइयों से ठीक होती है। बदकिस्मती से हमारे देश में दवाइयों को बहुत हल्के से लिया जाता है और मरीज ऑफ़न दवाई का नागा कर देते हैं, विदाउट सुपरविज़न दवाई ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये दवाई भूल जाते हैं। महीने में 2-3 बार तो ब्रेक थ्रू सीज़र्स होते हैं और जितने दौरे बढ़ते जाएँगे, उतना लाइलाज होता जाएगा मरीज़ और उतना उसके ब्रेन में न्यूरोनल लॉस होगा। इसीलिए रोज़ दवाई लेनी है, क्योंकि ये दवाइयाँ वो केमिकल्स हैं जो ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको शांत करते हैं और ये केमिकल्स का एक हाफ लाइफ होता है बॉडी में। तो अगर आप दवाई मिस करेंगे तो दवाई का लेवल या केमिकल का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से दौरा वापस आएगा। तो ये एक बहुत मुख्य बात है। जी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, दर्शकों को एक बात बतानी और ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो मिर्गी आने से अशेम्ड फील करते हैं, या तो उनको खुद को ये प्रॉब्लम हो या उनके किसी परिजन को ये प्रॉब्लम हो, उनको लगता है कि बड़ी शर्मनाक सी बात है उस तरीके का होना। तो याद रखिए कि ये भी एक बीमारी है और दुनिया के कई बड़े लोगों को ये बीमारी रही है, बचपन में रही है या कभी और। मैं कुछ एक नाम लूँ तो एल्टन जॉन या कई और हैं, भारत में भी ऐसे कई लोग हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो इससे गुजरे हैं। उन्होंने खुद कहा और वो आज ठीक है, वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले इसके साथ जो एक थोड़ा सा झिझक और शर्म और ये सब जुड़ा हुआ है, इसको हटाना भी बहुत ज़रूरी है। आचार्य मनीष, आयुर्वेद इसे कैसे देखता है? सर देखिए, आयुर्वेद में मिर्गी को अपस्मार बोला जाता है और आयुर्वेद में बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है। हमारे पूरे इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हम लोग क्या करते हैं, जब मिर्गी का कोई पेशेंट आता है हमारे पास, तो हम उसकी पूरी हिस्ट्री जब लेते हैं, तो सबसे पहला काम हम उसके लाइफस्टाइल और डाइट पे करते हैं। हम उसकी डाइट में वो चीजें बढ़ाते हैं, कुछ जड़ी बूटियां बढ़ाते हैं, जैसे ब्रह्मी, जटामासी, शंख पुष्पी, काल मेघ। हम इस तरह की जड़ी बूटियां बढ़ाते हैं जो दिमाग के रसायनों को ठीक करे। जैसे दिमाग के जो मुख्य रसायन हम सुनते हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। अगर हम इनकी शॉर्ट फॉर्म बोले तो DOSC बनती है, जिसको हम बोलते हैं डोज। तो हम पहले उसकी डोज ठीक करते हैं, उसको खुश रहना सिखाते हैं। और सबसे जरूरी चीज जो मुझे लगता है सभी डॉक्टर्स को अप्लाई करनी चाहिए, हम पेशेंट को प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, उसका स्ट्रेस लेवल रिलीज करने की बात करते हैं। और जो हम लोगों ने काम करा मिर्गी के ऊपर, अब तो हजारों पेशेंट है जिनकी दवाइयां बंद हो चुकी हैं और दौरे भी नहीं पड़ते। उसमें हमने स्पेशली क्या किया, हमारे को सबसे बड़ा रोल मिला अर्थिंग का।
जैसे ही पेशेंट को हमने धरती के साथ जोड़ा कि नंगे पांव घास पे घूमो, धरती को मां बहन कर सुबह आधा घंटा 1 घंटा इस धरती पर घास पर लेटो, रिलैक्स करो, विटामिन डी पूरा लो, धूप में घूमो, कुछ योगासन सिखाए और लिविंग वाटर, उनको जैसे झरने का पानी दुनिया में प्योर मानी माना जाता है, तो हम 3 मटके का कंसेप्ट सिखाते हैं, 1 मटका, दूसरा मटका, तीसरा मटका। तो जब हम वो पानी पिलाते हैं आरओ के पानी से हटाकर उसको फुल मिनरल वाटर पिलाते हैं, अच्छा पानी पिलाते हैं, शुद्ध पानी पिलाते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्ड वाटर होता है। तो पेशेंट की बॉडी अलग तरह से बिहेव करती है। बॉडी अपने अंदर से एक ही है, मतलब पूरी बॉडी आपस में जुड़ी हुई है। और सबसे पहली बात, आयुर्वेद जो कहता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी का जो मुख्य कारण है वो पेट बताता है आयुर्वेद। तो नाभि, हम नाभि को सेटल करने में पूरा जोर देते हैं। हम नाभि को में डालने के लिए एक ऑयल बताते हैं, जैसे सर्दियों में होंठ फटते हैं, तो होंठ फटते हैं तो हम लोग नाभि में तेल डालते हैं, होंठ ठीक हो जाते हैं, क्योंकि नाभि कनेक्टेड है पूरी बॉडी के हमारे सिस्टम के साथ। हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये बचपन में माँ के पेट से नाभि से ही जुड़ा हुआ था। तो जैसे हम पेट ठीक करते हैं, नाभि ठीक करते हैं, उसको प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक डाइट के बारे में बताते हैं और पेशेंट को गाइड करते हैं, तो बड़ी चमत्कारी रूप से पेशेंट जो 5-5 साल से 3-3 साल से दवाई खा रहे होते हैं, वो 6 महीने से 1 साल में धीरे धीरे उनकी दवाई टेपर ऑफ होके बंद हो जाती है और पेशेंट बिल्कुल ठीक, सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल को ठीक करके कुछ योगासनों की मदद से पेशेंट घर पे ही ठीक हो जाता है। जी ठीक है, तो ये एक अल्टरनेट थेरेपी भी है जो उपलब्ध है हमारे देश में। आयुर्वेद बहुत एक प्राचीन पद्धति है और उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर आचार्य मनीष, इसके जरिए भी इसका इलाज होता है। डॉक्टर शरद, क्या एपिलेप्सी के जो मरीज होते हैं वो पूरी तरह से कभी ठीक हो पाते हैं या उनको ये प्रॉब्लम कम या ज़्यादा लाइफ पूरी ज़िंदगी सहन करनी होती है, या दवाइयों से पूरी तरह ठीक भी हो सकते हैं? देखिए, एपिलेप्सी जब बात करते हैं ये एक अम्ब्रेला टर्म है या जेनेरिक टर्म है। इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ तरह के कारण है जो बिल्कुल 100% ठीक हो जाते हैं, जो कुछ कारण है जिसके वजह से पूरा लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ती है। जैसे ही आप दवाइयां कम कर देते हैं तो दोबारा दौरे पड़ जाते हैं, ठीक है। कुछ एपिलेप्सी है जिसको हम ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं, जो करीबन 30% केसेस में देखते हैं, और हमने एम्स में उनके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। एम्स में हमने पिछले 25 साल में करीबन 3500 लोगों का ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल होता है। इट इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर और पूरी दुनिया में बहुत हजारों पेपर्स पब्लिश हुए हैं। एम्स में हमने करीबन 400 पेपर्स पब्लिश किए हैं। एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल भी किया है जो हमने न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश किया है, जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल माना जाता है। इससे क्लियरली ये दिखाया गया कि ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी में अगर हम अच्छी तरह वर्कअप करें तो इन केसेस में करीबन 50 या 60% ऑफ केसेस में हम सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी अगेन एक जेनेरिक टर्म है, ये नहीं है कि हर एक मरीज के लिए एक ही तरह की सर्जरी हो सकती है। विभिन्न प्रकार की सर्जरीज हो सकती है, जैसे कि आप छोटा ही हिस्सा एक निकाल दें जिसको हम रिसेप्टिव सर्जरी बोलते हैं, तो वो हो सकता है। डिस्कनेक्टिव सर्जरी, जहां पे जो नेटवर्क्स खराब है उसको बाकी हिस्सों से हम उसको डिस्कनेक्ट करते हैं, उसको डिस्कनेक्ट करते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस में हमें ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स डालना पड़ता है जिसके जरिए हम देखते हैं कि मिर्गी किस किस जगह पे फैल रहा है, उसके बाद हम सर्जरी करते हैं। एक रिसेंट टेक्निक हमने शुरू किया जहां पे हम इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, देखते हैं कहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हमें समझना है मिर्गी या एपिलेप्सी एक नेटवर्क डिजीज है। यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ न्यूरोनल नेटवर्क्स अब नॉर्मल है, तो हम बिना सर्जरी किए उसी इलेक्ट्रोड्स को एक जनरेटर के जरिए जला देते हैं, जिसकी वजह से बिना ओपन सर्जरी ठीक हो सकता है। सो समराइजिंग जो आपने पूछा है ये काफी जेनेरिक टर्म है। तो बहुत सारे मिर्गी की बीमारियां जो मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, कुछ मिर्गी की बीमारियां जिनको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ सकती है, कुछ बीमारियां हैं जिसको हम ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं, जिसको हम सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। बहुत ही कम क्षेत्र में कुछ बीमारियां हैं जो बहुत ही रेजिस्टेंट होती है, लेकिन ये बहुत ही अनकॉमन है, जो मेडिसिन को ना तो मेडिसिन को ट्रीटमेंट दे सकते हैं ना सर्जरी का कोई ऑप्शन हो सकता है जी। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम हर एक बीमारी में पाया जाता है। आपको देखते हैं मेजॉरिटी ट्रीटेबल होता है, लेकिन कुछ स्मॉल सेक्शन में भी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। ठीक है, तो ये है, दिस इज व्हाट माय कंप्लीट समरी इज अबाउट। नहीं, बहुत बढ़िया जवाब ये आपका, काफी विस्तार पूर्वक। डॉक्टर मंजरी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है और ये कि जो मैं पढ़ रहा था कि आमतौर पे या तो यंगर एज में या फिर एल्डर एज में ये थोड़ा ज्यादा परेशान कर सकती है बीमारी या हो सकती है, तो
क्या जो इन दिनों हमारी लाइफस्टाइल है जिसमें फूड का एक बहुत बड़ा इशू है कि हम बहुत ही कंटामिनेटेड खाना इन टर्म्स के, उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, बाहर का खाना ये वो काफ़ी मिलावटी चीज़ें, एयर काफ़ी पॉल्यूटेड हो गई है, पानी के लिए भी चीज़ें अच्छी नहीं है, मतलब हमारे जो अलग 2-3 इंटेक हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं उनके साथ काफ़ी इशू हो चले। हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस तो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। क्या ये दोनों तीनों चीज़ें, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो कंटामिनेटेड फूड हो या एडल्ट्रेट फूड हो या फिर प्रिजर्वेटिव्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो, ये भी मिर्गी का कारण बन सकते हैं या जिन्हें हैं उनके लिए स्थिति और ख़राब हो सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मिर्गी का अंडरलाइंग कॉज होता है, जैसे स्ट्रक्चरल कॉज, ब्रेन में कोई स्ट्रक्चर डैमेज्ड हो, या फिर फंक्शनल कॉज, या फिर इम्यून, या फिर जेनेटिक, ऐसे अन्य कारण हैं। अब इन कारणों को ट्रिगर करता है लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में कॉमनेस्ट ट्रिगर है नींद न लेना। अगर आप 7 से 8 घंटे सो नहीं रहे हैं, आपकी जो अंडरलाइंग कारण है एपिलेप्सी का वो ट्रिगर होगा और आपके ब्रेक थ्रू सीजर होंगे। अगर आप तनाव में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तो भी जो अंडरलाइंग कॉज है वो ट्रिगर होगा। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली आप व्हाइट लाइट या ब्लू लाइट को एक्सपोज्ड होंगे, मोबाइल फोन के द्वारा या फिर कंप्यूटर के द्वारा, या डिस्को लाइट्स को एक्सपोज होंगे जो ब्राइट लाइट्स, स्विंगिंग लाइट्स हैं, तो भी वो ट्रिगर होगा। पोल्यूशन पे बहुत शोध हुई है और कई पेशेंट्स में जिनमें ब्रेन काफी डैमेज्ड है उसमें पोल्यूशन डेफिनेटली ट्रिगर करेगा। तो ये सारी जो हमारी, और मल्टीटास्किंग, जो स्ट्रेस हमारा होता है मोस्टली ड्यू टू मल्टीटास्किंग होता है, तो मल्टीटास्किंग भी अगर हम कर रहे हैं आज के दिन में, और उससे भी ट्रिगर हो सकता है। तो कारण ना होके वो ट्रिगर जरूर होता है। इसीलिए हम जो है ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। और कई बार मरीज भी हमको बताता है, जी हमने दो रात से सोए नहीं, जब भी सोते नहीं है तब दोहराता है। तो मरीज को समझना चाहिए वो उसका ट्रिगर है। अगर वो ठीक से सोएगा 7-8 घंटे, उसको दौरा आएगा ही नहीं। नॉर्मल मनुष्य को भी 7-8 घंटे सोना जरूरी है और मिर्गी के लोगों को ज्यादा अच्छे से सोना जरूरी है। तो ये सारी ट्रिगर्स हैं जो कारण को एक्सेलरेट करते हैं। जी बिल्कुल, मतलब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कह लीजिए या उसमें जो भी कमी या चेंजेस आ गए हैं वो मिर्गी जैसे रोग को भी और खराब स्थिति में पहुंचाते हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि नींद बहुत बड़ा फैक्टर है इन दिनों, तो ये शायद पूरा हिंदुस्तान इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है और ऐसे में जिन्हें मिर्गी की समस्या है उनके लिए तो और भी तकलीफें बड़ी है। एक छोटा ब्रेक में यहाँ से लेता हूँ, आके थोड़ी सी बात नींद पे भी करेंगे। आचार्य मनीष से पूछेंगे कि क्या कोई नेचुरल तरीके हैं जिनसे बेहतर नींद आए, इंस्टेड की आप कोई मेडिसिन ले उसके लिए, क्या कहता है इस पर आयुर्वेद। और साथ ही आप जो मिर्गी का दौरा जब पड़ता है अक्सर लोग घबरा जाते हैं, बहुत अजीबोगरीब सा बिहेवियर हो जाता है और जो उन्हें संभालने वाले होते हैं उन्हें भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। ऐसे में क्या कोई तरीके हैं, क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए अगर ऐसी स्थिति आ जाए, एक बड़ा अहम सवाल रहेगा। तो एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। आज कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है एपिलेप्सी यानी मिर्गी की, क्योंकि एक बड़ा विषय और इसी के लिए इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए नेशनल एपिलेप्सी डे भी मनाया जाता है। बातचीत यहाँ जारी है। ब्रेक से पहले डॉक्टर मंजरी ने कहा कि नींद एक ऐसा फैक्टर है जो काफ़ी इम्पैक्ट करता है एपिलेप्सी के मरीजों को और वैसे तो आम लोगों को भी। तो आचार्य मनीष, इन दिनों एक बहुत बड़ी समस्या हो चली है कि लोगों की नींद, कारण उसके हम सब जानते हैं, बहुत सारे हैं, मोबाइल फोन्स, ये वो, तनाव, तमाम चीज़ें, लेकिन क्या कोई नेचुरल तरीके हैं जिनसे आप अपनी नींद को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि नींद काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर उसकी कमी हो तो फिर हमने देखा ही कि वो कहाँ कहाँ और कितना डैमेज करती है। देखिए, हम लोग जो अपने हॉस्पिटल्स में करते हैं वो आपको बता देता हूं। हम लोग पेशेंट को लगभग 2 इंच बड़ा और आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बड़ा हल्दी का टुकड़ा पेशेंट को बोलते हैं सूरज डूबने के बाद उसको चबाने के लिए अच्छे से, और बोलते हैं कम से कम 5 मिनट चबाना है। इतना चबाना है कि आपको पूरा मतलब मुंह का रस उसमें मिक्स हो जाए। तो जो पेशेंट हल्दी को 5 मिनट चबाता है, तो जो हम लोगों ने देखा है कि 95% तक पेशेंट उसके बाद जो नींद डिसऑर्डर्स है उनके, डिप्रेशन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, सिर्फ हल्दी चबाने से, पेशेंट की कच्ची हल्दी, उसको बहुत रिलीफ आता है। और सुबह खाली पेट हम पेशेंट को 5 कड़ी पत्ते चबाने के लिए बोलते हैं, खास तौर पे मिर्गी के पेशेंट को। और आप हैरान हो जाओगे, उनकी नींद ठीक हो जाती है, उनकी फालतू की जो थॉट्स हैं, उल्टे सीधे सपने आते हैं रात को, वो सब में कमी आती है। और तीसरा एक तरीका हम सिखाते हैं हम पेशेंट को, अर्थिंग।
कि रात को सोते टाइम अर्थिंग कर लो। तो हम क्या बोलते हैं, जमीन में 1 फुट का गहरा गड्ढा खोद के एक कॉपर की प्लेट तार के साथ उसमें डाल लगा के, और उसका एक सिरा कॉपर की एक प्लेट के साथ अपने पैर के साथ जोड़ के रात को सो जाओ, यानी कि रात को भी आप अर्थिंग यानी कि धरती के संपर्क में रहे। तो जैसे ही हमने ये किया तो पेशेंट की नींद भी अच्छी हो गई, पेशेंट के दौरे की फ्रीक्वेंसी भी लाइट हो गई और दौरे पड़ने पेशेंट को बंद हो गए, उसका डाइजेशन भी अच्छा हो गया, सुबह उठ के उसका पेट भी साफ होने लग गया। क्योंकि आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि जितने भी रोग दुनिया में हैं इनका इलाज कुपित मल को डिटॉक्स कर दो, बॉडी को अंदर की सफाई कर दो, रिलैक्स हो जाओ और आप स्वस्थ हो जाओगे। और इसके साथ हम पेशेंट को बोलते हैं व्रत रखने की बात करते हैं। हम बोलते हैं अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो हफ्ते में 2 व्रत रखो, अगर कम प्रॉब्लम है तो हफ्ते में 1 व्रत रखो। तो जैसे ही पेशेंट व्रत करता है, उपवास करता है, तो पूरे 1 हफ्ते की बॉडी की क्लीनिंग हो जाती है, बॉडी अपने आप को अंदर से डिटॉक्स करके रिजनरेट करके इम्यूनिटी को इंप्रूव कर देती है। तो मेरा जो ब्रेन के न्यूरॉन्स का सिग्नल है, जो अंदर का सिग्नलिंग सिस्टम जैसे बाकी डॉक्टर्स बता रहे थे, तो वो मेरा बेटर हो जाता है और मेरी इलेक्ट्रिसिटी जो बॉडी के अंदर मेरे जो बॉडी का सिस्टम है वो पहले से बेहतर काम करता है, अलाइनमेंट में काम करता है, फालतू थॉट्स नहीं आती, गैसेस सिर पे नहीं चढ़ती, क्योंकि गैस बनती है तो भी सिर पे चढ़ती है तो भी दौरा पड़ सकता है, शोर से भी दौरा पड़ जाता है पेशेंट को, नींद कम आने से भी दौरा पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर दूर करते हैं तो पेशेंट बड़ी आसानी से। और एक चीज और योग के मामले बोलना चाहूंगा, अगर सारे पेशेंट एपिलेप्सी वाले खाना खाने के बाद वज्रासन करना शुरू कर दें, यानी कि पैरों को जोड़ के बैठना शुरू कर दें कम से कम 10 से 15 मिनट तक, और हर खाने की बाइट को चबाना शुरू कर दें, तो 90% पेशेंट्स को बड़ी जल्दी आराम आता है और दौरा पड़ने की फ्रीक्वेंसी भी उनकी कम हो जाती है। ठीक है, चलिए ये कुछ अच्छे उपाय जो कि एक बिना किसी आपको ज़्यादा कुछ उसमें करने की ज़रूरत नहीं, हल्दी खाना, नीम का पत्ता, तो ये घरेलू उपाय भी हो सकते हैं, आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो इनसे आपकी नींद बेहतर होगी और जैसा कह रहे हैं डॉक्टर साहब की कम होगा अगर कुछ ज़्यादा परेशान है मिर्गी एपिलेप्सी से। नौ डॉक्टर शरद, जो मैंने कहा ब्रेक से पहले कि जो लोगों को दौरे पड़ते हैं अक्सर लोगों को हैंडल करना नहीं आता। अब जिसको दौरा पड़ रहा है वो तो क्या ही हैंडल करेगा, लेकिन उसके आसपास के लोग भी घबरा जाते हैं। तो क्या कोई प्रोसीजर है कि अगर किसी को फीट्स आ रहे हैं या मिर्गी का दौरा पड़ रहा है तो क्या किया जाना चाहिए उस समय? देखिए, मिर्गी हमने अक्सर देखा होगा, सब लोगों ने देखा होगा, ये एक फर्स्ट एड मेजर होना चाहिए। सबसे पहले चीज है कि कोई भी मरीज को अगर मिर्गी पड़ती है तो उसको सबसे पहले लेटा देना चाहिए, एक तरफ घुमा देना चाहिए, मुंह में चप्पल, जूता या इत्यादि कुछ लगाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, मुंह को जबरदस्ती खोलना नहीं चाहिए। मरीज को कुछ टंग बाइट हो सकता है, कोई बात नहीं, उसकी चिंता आप मत करिए। उसके ऊपर बिल्कुल झुंड लगा के पूरा पास आके ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको सांस भी ना, उसको हवा देना चाहिए। अगर उसके बटन टाइट है तो उसको खोल देना चाहिए। अक्सर 80-90% ऑफ मिर्गी अपने आप 1-2 मिनट में खत्म हो जाती है, स्पॉन्टेनियसली खत्म हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो अक्सर मिर्गी की बीमारी है होती है, उनके पास कुछ एविडेंस होता है कि हाँ मैं मिर्गी की बीमार हूं, अगर ये प्रॉब्लम है तो मेरे को यहाँ ले जाइए, इस तरह का कुछ इंस्ट्रक्शन पाया जा सकता है। अगर दौरे 3 या 4 मिनट से ज्यादा पड़ रहे हैं तो उनको तुरंत कोई बगल वाले हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। लेकिन 95, 96, 97% ऑफ दौरे 1-2 मिनट में अपने आप खत्म हो जाते हैं। जी ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, ना अशेम्ड होना है, ये भी एक दिक्कत रहती है, आप शांति के साथ उसे हैंडल करना है। और आई थिंक आज के शो में बहुत विस्तार से बात हुई कि मिर्गी पहली बात तो एक लाइलाज बीमारी नहीं है, उसके बहुत सारे उपाय हैं। आप चाहे प्राकृतिक चिकित्सा से करें और बाकी आप जो मेन थेरेपी हैं जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि दवाइयों से हो सकता है, ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो ऑपरेशंस भी होते हैं और ये ठीक हो सकती है। क्यों होती है उसके कारण भी हमने जान लिए। तो इसमें सबसे पहली बात कि कोई ना शर्माने की ना झिझकने की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसके बारे में जानने और समझने की ज़रूरत है और क्या कारण है कि ये होती है और कौन सी चीज़ें से और ट्रिगर करती हैं और कैसे आप उससे रिलीफ ले सकते हो। आई थिंक ये सारी बातें आज यहाँ पर हुई हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एंड इंपॉर्टेंट ये है कि अवेयरनेस जिसकी मैं बात कर रहा था, जानकारी के अभाव में ये मामला थोड़ा और खराब हो जाता है, लोग इसको कुछ अलग एंगल से देखने लगते हैं। आई थिंक वो चीज़ भी यहाँ से खत्म होती हुई हम देख पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।
ये प्रीमियम क्या होता है?